कर लेंगे इसमें। आज का टॉपिक फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप कहीं किसी भी जैसे कि 11th में भी चैप्टर है, या बीकॉम में भी चैप्टर है, या कहीं काम करते हैं तो वहाँ भी आपको फाइनल अकाउंट का जरूरत पड़ता है आपको। तो आज देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे कैसे। तो फाइनल अकाउंट में आपका 3 अकाउंट खोलना पड़ता है। एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपको कहते हैं इसको पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, या इसको पीएनएल अकाउंट भी बोल सकते हैं आपको। पहला ट्रेडिंग खाता खोलना है, दूसरा पीएल खाता हुआ है जिसको पीएनएल अकाउंट बोलते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं इसको। तीसरा खोलना पड़ता है मेरा इसका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अकाउंट बोलते हैं, बैलेंस शीट खोलना पड़ता है। तो 3 अकाउंट मुझे खोलना है। तो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग कैसे खोलेंगे, पीएल कैसे, बैलेंस शीट कैसे खोलेंगे, इसका एक फॉर्मेट पहले दिखा देते हैं। इसको फॉर्मेट खोलना है कैसे, इस फॉर्मेट में कौन पॉइंट कहाँ लिखेंगे उसको देखना था, ओपनिंग कहाँ लिखना है, क्लोजिंग कहाँ लिखना है, आपको ये देखना पहले। उसके बाद आप क्या है उसके बताएंगे इसमें कौन पॉइंट लेना है कौन पॉइंट नहीं लेना है। इसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, तो आप लोग क्या करते हैं रटते हैं, या किसी किताब में आपको चार्ट दे, उस चार्ट में आप देखते हैं कि कौन पॉइंट कहाँ लिखना है। तो रटने वाली समस्या आज हम खत्म कर देंगे आपको। तो पहले आपका इसका फॉर्मेट दिखाते हैं बनाना है कैसे, उसके बाद इसका रटने की जो समस्या वो आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आपने। तो पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, समझ में आपको आ जाएगा पूरा। आप देखिए, आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग खाता खोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें देखिएगा ऐसा फॉर्मेट आपका होगा। आप यहाँ जानते हैं कि पार्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पार्टिकुलर अमाउंट। हम यहाँ पूरा लिखे नहीं है, पार्टिकुलर पूरा नहीं लिखे, अमाउंट पूरा लिखे। आप ये जानते हैं कि पी मतलब यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ये होता है आपको डीआर साइड या सीआर साइड, आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे परचेज, यानी कोई माल खरीद के लाते हैं। अगर माल खरीद के लाते हैं तो कुछ माल खराब होता है, या कुछ माल आपको वापस करने में होता है, कुछ जो आपके पास ज्यादा सामान आ जाता है तो वापस कर देते हैं, या किसी सामान के रिजेक्ट होने से भी वापस करना पड़ता है। ऐसा अगर आपके साल में होगा तो क्या करेंगे, लेस कर लिखे यहाँ पे रिटर्न लगा देंगे। सिर्फ सवाल में होगा परचेज रिटर्न, या इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं, इसको दो नाम है। किस बात को आगे हम क्लियर करेंगे। तो इसको अमाउंट घटा के आपको यहाँ लिखना है, एक अमाउंट यहाँ चला गया। यहाँ होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहाँ लिख दोगे। डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारा एक्सपेंस आता है, उसमें कौन कौन पॉइंट आएगा आगे हम इसका बात करने वाले उसको। बस यहाँ पर खत्म। इस बात क्या करेंगे, बिक्री करेंगे, यानी सेल्स करेंगे। सेल्स करेंगे तो आप सेल्स करेंगे, कुछ कस्टमर आपको कुछ माल वापस कर देता है। जैसे आप भी खरीद के लाए तभी वापस किए थे ना, आपको भी खराब सामान मिल गया था, माल खराब मिल गया तो वापस किए थे। तो आप भी बेचिएगा, फिर दुकानदार, आप ही कोई फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले, आप भी माल तो कोई आप सामने से भी आपको वापस करने के लिए आएगा। तो वापस करेगा अगर, तो यहाँ लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न बोलेगा, रिटर्न। इसको घटा के बाहर कर देंगे। यहाँ पर रिटर्न जो है, या तो आपके बुक में सेल्स रिटर्न लिखा होगा, या तो लिखा रिटर्न इन वार्ड लिखा होगा। दो नाम से इसको हम जानते हैं, खैर उसके भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सब फॉर्मेट सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। अब बाद में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दुकान, कोई कंपनी जितना भी माल बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, पूरा बेच नहीं पाता है, तो कुछ गोदाम में बच जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो आपके माल बच जाएगा लास्ट में, जो गोदाम में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। बस यहाँ पे करेंगे। अब इसका पास जोड़ेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इसको पूरा इस खर्चा घटाने के बाद जो निकलेगा उसको बोलेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। तो ट्रेडिंग खाता के फॉर्मेट था। तो यहाँ पे ये देख लिए आप, एक पीएल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। इसी को पीएनएल अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें वही बात है, इस साइड को हम डीआर बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, इस साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। इसमें क्या है, पीएल अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग खाता खोलना पड़ेगा पहले, और ट्रेडिंग खाता नहीं खोलना है अगर, इसका बैलेंस दिया होगा कि ट्रेडिंग खाता आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, इसका कुछ न कुछ मुझे शेष मुझे पता होना चाहिए। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मुझे पता नहीं होगा तो पीएनएल खाता खुलेगा ही नहीं, करने समय खुलेगा नहीं। ये उसका कुछ न कुछ मेरे पास रहना चाहिए, कुछ शेष बैलेंस उसका रहना चाहिए। हम अभी बनाए तो मेरे पास क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट।
तो इसको क्या करना, उल्टा करना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे यहाँ लिखना, ग्रॉस प्रॉफिट यानी शॉर्ट में जीपी बोल रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद कुछ अदर इनकम होगा आपके पास, अदर इनकम। अदर इनकम मतलब कोई एक्स्ट्रा बिजनेस से, जैसे कि आपने बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा पैसा हो गया तो आप कहीं साइड में क्या करें, कोई मकान बना लिया, वहाँ पे भाड़ा पे लगा दिए, इससे भी पैसा आ सकता है। कहीं रेंट पर लगा, उससे पैसा आ सकता है। आपके पास ज्यादा पैसा था, किसी कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लिए, उससे डिविडेंड आ सकता है। आपके पास ज्यादा पैसा किसी को ब्याज पे दे दिए, उससे ब्याज आ सकता है। मैंने इस तरह, मैंने आपका अपना बिजनेस छोड़ के किसी दूसरे बिजनेस में मैंने साइड से कोई इनकम के लिए कुछ कर रहे हैं आप, तो वो पैसा आपके बढ़ता रहेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। आपको जैसे कि शेयर खरीदेंगे तो डिविडेंड मिलेगा आपको। अगर आपने कहीं मकान में तो किराया मिलेगा, तो रेंट रिसीव कीजिएगा, डिविडेंड रिसीव कीजिएगा। इस तरह का पैसा क्या है, अदर इनकम का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस अपना मैन्युफैक्चर करना, सामान बेचना, यानी जो भी हम काम कर दो काम करना, उससे पैसा कमाना, ये मेरा पर्पस नहीं था। फिर भी मेरा इनकम जनरेट हो रहा है, ऐसे इनकम बन रहा है, तो उसका क्या करना है, अदर इनकम के नाम में यहाँ पे लिखेंगे। इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है, जैसे कुछ पॉइंट बता दिए कि किसी कंपनी का शेयर खरीदे तो वहां से डिविडेंड मिलेगा। आपने कहीं जमीन है मकान बना दिए, वहां से रेंट मिलेगा। आपके पास ज्यादा पैसा है, ब्याज पे लगा दिए, जैसे डिवेंचर खरीद लेंगे तो ब्याज मिलेगा। इस तरह का कोई भी, या किसी के कोई काम कर दिए बिजनेस में, कोई आदमी लेकिन मेरा काम मार्केटिंग करवा दो, अब मार्केटिंग करा दिए तो वहां से कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये सब मेरा पर्पस नहीं था, मेरा बिजनेस तो अपना है ही, बट ये सब काम से जो मैं पैसा जनरेट कर रहे हैं वो क्या कहेगा, अदर इनकम में ही आएगा। तो ये भी बात आपको पता हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये कहानी खत्म। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, और ये खर्चा घटा देने के बाद, ये एक्सपेंस घटाने के बाद जो आपको निकला उसको बोलेंगे एनपी बोलेंगे, मतलब नेट प्रॉफिट। इस तरह से फॉर्मूला पूरा कर लेंगे तो लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट एनपी निकलेगा। ठीक है, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारा खर्चा होता है, इसमें कौन कौन पॉइंट आएगा, तो समस्या आपका खार करने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन होता है, ये दो बड़ा मैटर आपका है। इस दोनों मैटर को हमको छांटने में थोड़ा दिक्कत होता है, किस पॉइंट को हम डायरेक्ट एक्सपेंस माने और किस पॉइंट को इनडायरेक्ट माने, ये थोड़ा समस्या करता है। इसी को हमको समझना है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर इसका फॉर्मेट ये, कितनों रट लेंगे तो किताब में तो रट लेंगे, परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन फिर रियल लाइफ में जब काम करेंगे तो वहां पर समस्या, वहां कौन बताने जाएगा, वहां कौन सा आपके पास बुक रहेगा। वहां तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन है, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन है। इसके लिए अभी से हम क्या करें, इस तरह से बेस तैयार कर ले कि आगे भी जाके फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो वहां भी मुझे पॉइंट को छांटने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मेट दिखा दिए। एक फॉर्मेट मेरा पास है बैलेंस शीट, तो इसको हटा के हम बैलेंस का फॉर्मेट दिखाते हैं आपको। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले रहे हैं यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में क्या करना है यहाँ पे, इसमें डीआरसीआर नहीं होता, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। पहले साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड बोलते हैं अमाउंट, इसको बोलते हैं एसेट साइड। फिर अमाउंट हो गया, ये अमाउंट है। तो क्या होगा, आप बिजनेस करेंगे तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगाएंगे, जो पूंजी तो लगाना पड़ेगा ना, तो पूंजी लगाएंगे यहाँ पे। आप कुछ आपके पास पूंजी लगाएंगे, उस पैसे से कुछ मशीन तशीन, कुछ लैंड टैंड खरीदेंगे, आप कुछ तो संपत्ति खरीदना पड़ेगा ना। जैसे कि आप बिजनेस दुकान चलाते हैं तो रैक बनाना पड़ता है, काउंटर बनाना पड़ता है, फैन लगाना पड़ता है, किसी फ्रिज रखना पड़ता है। इसी तरह बड़ा प्लांट बना बैठाएंगे तो हम बड़ा बड़ा मशीन बिठाना पड़ेगा, कंप्यूटर बिठाना पड़ेगा, बहुत सारा फर्नीचर लेना पड़ेगा। तो इस सारी चीज को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो जितना भी पूंजी लगाएगा इस पर क्या होगा, एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसको पैसा को हम क्या करेंगे, उस पूंजी के पैसा से क्या करेंगे, कुछ संपत्ति खरीदेंगे, मतलब कुछ मशीन प्लांट सब खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, ताकि बिजनेस को चलाने में आसान हो। उसी से बिजनेस चलेगा ना, थोड़ा पैसा लगे थोड़ा बैठ जाएंगे, उससे बिजनेस चल जाएगा। उसको किसी चीज का कोई खरीदना पड़ता है, प्लांट खरीदना पड़ता है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो संपत्ति लेना पड़ता है, वो प्लांट मशीन सब लेना पड़ता है। तो ये पैसा इसमें चला गया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम जो कमाएंगे, यहाँ पे पीएल खाता में क्या था, नेट प्रॉफिट निकाल, पीएल को यहाँ पर पीएनएल अकाउंट के यहाँ से हटा दिए, उसमें नेट प्रॉफिट निकला था। वो नेट प्रॉफिट अगर होगा तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को, अब बाहर निकाल देंगे, बस हो गया। और यहाँ भी मिला लेंगे। और इसमें अपने पूंजी के साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लोन लेना पड़ता है बैंक से, और बैंक लोन भी लेंगे। यहाँ कोई लेफ्टिज होगा तो यहाँ लिखेंगे, और दोनों साइड लास्ट में इक्वल हो जाने चाहिए। इस खाता का ये नियम होता है, दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझिए आपका सवाल 100% सही है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ, ये सवाल 100% सही नहीं है। तो चलिए आगे दिखाते हैं।
तो हम देख लिए फाइनल अकाउंट में क्या था, 3 फॉर्मेट था मेरे पास, ट्रेडिंग था, पीएल था, बैलेंस शीट था, तीनों का फॉर्मेट दिखा दिए। उस फॉर्मेट में बहुत सारा पॉइंट होता है और उस पॉइंट को हम कैसे छाटेंगे कि कौन पॉइंट डायरेक्ट है, कौन पॉइंट इनडायरेक्ट है, ये छाटने का तरीका बताने वाला। आप देखिए, इसको क्या करना, अगर आप कोई बिजनेस कीजिएगा तो पहले आपको मार्केट जाना पड़ेगा। अब यहाँ बारीकी से समझिएगा, मार्केट जाइएगा तो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद क्या करना होगा, मार्केट जाएंगे क्यों सर, यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मटेरियल, या इसको जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, परचेज, कुछ माल परचेज करने के लिए जाएंगे। क्योंकि तो बिजनेस करें तो कुछ रॉ मटेरियल होना चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो माल लाएंगे, जो बनाने वाला चीज वो लेके आएंगे, या कोई आप दुकानदार है, कोई होलसेल वाले है तो कुछ माल खरीद कर लाएंगे, उसी माल को बेचेंगे, तो परचेज हो गया। अब बात है कोई बिजनेस कीजिएगा, जैसे हमको मार्कर बनाना है, तो मार्कर में इंक लगता है, मार्कर में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, ये मुझे पता नहीं, नया नया बिजनेस करने वाले मुझे आइडिया नहीं है, तो किसी को हम ले जाएंगे जिसको जानकारी उसको लेके जाएंगे मार्केट, चलो भाई इसको मुझे खरीदा देना, तो वो जो मेरे साथ जाएगा उसमें क्या कैसे उसको पता है, तो क्या ऐसे जाएगा, फ्री में थोड़ी जाएगा, उसलिए मुझसे कमीशन मांगेगा, तो इसको हम बोलेंगे कमीशन ऑन परचेज बोलेंगे आप, परचेज, यानी जो भी माल आप खरीदने आते हैं तो जो आदमी मुझे खरीदा आता है उसको कुछ कमीशन देगा, उसको दिहाड़ी मिलना पड़ेगा, खाना पीना खिलाना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है, ऐसे फिर कोई काम छोड़ के जाएगा मेरे लिए, तो उसको कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन हो गया। इसके बाद क्या है, यहां से लेके आप माल परचेज करना कहाँ जाओगे आप, सर हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे जहां बनाते हैं, यानी हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे, तो फैक्ट्री में ले जाएंगे तो मार्केट से फैक्ट्री में जब माल ले जाएंगे तो क्या आप तो माथे पे तो ले जाएंगे, आप हाथ में तो ले जाएंगे, उतना कम आइटम तो होगा नहीं आपके पास, आइटम आपके पास ज्यादा होगा, तो यहां से यहां ले जाने में आपको कुछ कैरेज देना पड़ेगा, कैरेज देना पड़ेगा, या फ्लाइट देना पड़ेगा आपको, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कॉटेज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। माने इस तरह से 3-4 नाम से जाना जाता है, जैसे रेलवे भाड़ा आता है, ठीक है, वो हो गया, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एक और नाम से कैरेज इन वार्ड भी बोलते हैं, वार्ड, यानी मार्केट से फैक्ट्री में माल इन करेगा, तो भाड़ा किसके देना है, लाने के देना, यानी में कैरेज इन वार्ड, तो आप कैरेज हो सकता है, कॉटेज हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है, या कैरेज इन वार्ड हो सकता है, ये 3-4 पॉइंट होता है जो इसको यहाँ मार्केट से फैक्ट्री में माल लाते हैं। अब यहां से यहां ले जाएंगे, आप एक बात बताइए, क्या यहाँ से यहां ले जाएंगे तो ये हो गया, अब यहाँ पे जो फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्री का रेंट तो पे करना पड़ेगा ना, उसका जो किराया उस देना पड़ेगा, फैक्ट्री में क्या करना पड़ेगा आपको, इंश्योरेंस करा के रखना पड़ेगा। सर इंश्योरेंस क्यों कराएंगे, इंश्योरेंस इसलिए कराना पड़ेगा कि उसमें माल पड़ा हो, कोई आग लग गया या कोई चोरी हो गया, उसको सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कराए तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्षतिपूर्ति को भरपाई कर देगा, यानी कंपनसेशन देगा आपको, ताकि आप हानि से, लॉस से बच सके, ये करना पड़ेगा। इसके बाद ये हो गया आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, यानी इसमें बिजली भी लग सकता है आपको। यहाँ पे फैक्ट्री में कौन काम करता है, फैक्ट्री में लेबर लोग काम करता है, तो आपको वेजेस भी देना पड़ सकता है आपको। फैक्ट्री में आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। फैक्ट्री में वर्कर तो बहुत सारा काम करता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजर सुपरवाइजर भी होता है, तो मैनेजर सुपरवाइजर चाहिए क्या चाहिए, उसको सैलरी चाहिए, तो सैलरी आपको हो जाएगा, सैलरी भी हो जाएगा। इसी तरह से आप कुछ देख लीजिए, बहुत सारा खर्चा इसमें और देख लीजिए अपने हिसाब से, तो इसमें भी बहुत सारा खर्चा यहाँ पर करना पड़ता है। अगर आपने फैक्ट्री में माल तैयार कर लिए, सब फैक्ट्री में क्या लगा, फैक्ट्री में आपको वाटर भी लग सकता है, सामान को बनाने में वाटर लगता है, फैक्ट्री में आपको क्या लग सकता है, गैस लग सकता है आपको, फैक्ट्री में और क्या लग सकता है, कोयला लग सकता है, कोयला लग सकता है। तो आप समझ रहे हैं फैक्ट्री में क्या क्या लगना चाहिए, आपका अनुमान होना चाहिए कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग तो मुझे क्या क्या लगता है, आइडिया होगा ही होगा, ठीक है, तो ये हम दे दिए। खैर आगे बढ़ते हैं, जब फैक्ट्री में माल बन जाएगा, आप इस माल को कहीं दूसरी जगह उठा के ले जाना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे गोडाउन, गोडाउन, गोडाउन में माल ले जाएंगे, यहाँ पे कहाँ ले जाएंगे, गोडाउन में माल ले जाएंगे। फिर यहाँ से फैक्ट्री से गोडाउन में माल ले जाएंगे तो क्या भाड़ा नहीं लगेगा, फिर उसमें भाड़ा लगेगा, तो ये माल मेरा बन गया, अब ये माल आउट कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह हम शिफ्ट कर रहे हैं माल को, तो इसको हम बोलेंगे कैरेज, यहाँ भी कैरेज लगेगा, इसी को हम बोलते हैं कॉटेज बोलते हैं, इसी को फ्लाइट बोलते हैं, इसी को एक और नाम बोल सकते हैं कैरेज आउटवार्ड बोल सकते हैं आप,
ये यहाँ पे लगेगा। फैक्ट्री से गोदाम में माल ले जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, या तो कॉटेज बोलिए, या तो कैरेज बोलिए, या तो फ्लाइट बोलिए, या तो कैरेज आउटवार्ड बोलिए। इस तरह का खर्चा लगेगा फैक्ट्री से गोदाम में पहुंचाने माल को। ये भी श्योर है आप लोग। अब फैक्ट्री से गोदाम में जाएगा, क्या गोदाम का किराया नहीं लगेगा सर? गोदाम का भी आपको रेंट देना पड़ेगा, इसका भी आपका क्या होगा, इंश्योरेंस करा के रखना पड़ेगा। यहां भी क्या होगा, आपको वर्कर होगा, वर्कर होगा। यहां भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। यहां भी आपको क्या होगा, देना पड़ेगा, आपका सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी कोई सुपरवाइजर होगा ना माल को कंट्रोल कर रहे, तो पता चलेगा वर्कर पार कर दिया। तो ये भी हो सकता है ना, वहां भी कोई सीनियर रखना पड़ेगा जो सैलरी की तरफ का काम करेगा। बाद में तो लेबर रख लीजिए, यहाँ पे वर्कर ले लीजिए जो पर डे के हिसाब से काम करता है, रोज काम का रोज हिसाब किताब लेगा। लेकिन कुछ एक आदमी आपको ऐसा रहना चाहिए जो आपको अस्थायी हो, जो उसकी कंट्रोल करे, तो सैलरी लेगा फिर। अब ये सब हो गया। अब लास्ट में यहाँ पर आ जाइए, गोदाम हो गया। आप क्या करेंगे, आप शोरूम, आप शोरूम हो जाएगा। देखिए क्या क्या हम लोग के मार्केट से माल परचेज किए, आपने क्या किया, फैक्ट्री माल पहुंचाए, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा लगा, वो सारा खर्चा किए। उसको माल तैयार होने बाद, मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद आपने गोदाम में क्या करे, शिफ्ट कर दिए। फिर वहां भी खर्चा, वहां भी रेंट देना पड़ा, वहां भी आपको सैलरी देना पड़ा, वहां भी इंश्योरेंस करा के रखना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वहां भी वर्कर लगेगा। कोई सामान यहाँ से रखना है तो कौन करेगा, आपको मैनेजर थोड़ी ना करेगा, वो वर्कर चाहिए वहां पे, तो वहां भी वर्कर भी चाहिए वहां पे। अब वहां से क्या करना, अब जहां मार्केट में शोरूम रखे या अपने कंपनी वाले तो किसी शोरूम में पहुंचाएंगे, तो फिर वहां से भाड़ा भी चाहिए। या खुद का शोरूम रखे तो आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। वहां पे क्या करना, इंश्योरेंस करा के रखना पड़ेगा। वहां भी आपको सैलरी देना पड़ेगा, वहां भी कोई मैनेजर सुपरवाइजर होगा, वहां भी आपको लाइटिंग करना पड़ेगा। शोरूम का लाइटिंग करते कमाल होता है, तो वहां भी क्या करना, आपको लाइटिंग करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। और यहां भी वर्कर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्कर क्या करे, ये प्यून का काम करेगा, साफ सफाई काम करेगा, वहां पोछा वोछा कौन मारेगा, झाड़ू कौन मारेगा, मैनेजर थोड़ी मार देगा। तो वहां भी एक आध वर्कर चाहिए ना, वहां भी वर्कर चाहिए, तो सारा खर्चा यहाँ भी होगा। तो ये यहां से यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया। और इस शोरूम को कंट्रोल करने के लिए एक चीज और चाहिए, उसको बोलते हैं ऑफिस, ऑफिस बोलते हैं। इस शोरूम को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऑफिस बिठाना पड़ेगा, उसी में साइड में बैठाइए या कहीं हट के बैठाइए। एक तो इसका ऑफिस या हेड ऑफिस रखना पड़ेगा, ताकि सबका मामला वहां से निपटारा किया जाए, सब पे कंट्रोल रखा जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसका भी रेंट, इसका भी इंश्योरेंस, यहाँ भी बहुत सारा फाइल तैल कमिटमेंट होता है। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्कर रखना पड़ेगा, एगो पियून जिसको चपरासी भी रखना पड़ेगा, कागज को जिरोक्स कराना या कोई भी काम कर प्रिंट आउट कराना होगा, कुछ भी ऐसा काम होगा, या मार्केट में किसी को पेमेंट करना होगा, बैंक से लाना होगा, ले जाना होगा, तो एक आपको हेल्पर तो चाहिए ना पे, तो ये वर्कर तब वो भी काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पे सैलरी होगा, क्योंकि यहाँ भी मैनेजर सब बैठा होगा। तो देखिए इस तरह से काम चलता है। जितना भी फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस है, कंपनी है, ये काम होना ही होना है। मार्केट जाएंगे, माल लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गोदाम में शिफ्ट करेंगे, और गोदाम में आवश्यकता अनुसार माल, शोरूम में माल को सजाएंगे। और शोरूम को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑफिस चाहिए। इतना गतिविधि में ही आपका पूरा काम संपन्न होता है। तो इसमें बहुत सारा खर्चा है, और एक खर्चा दो जगह देख रहे हैं, तीन जगह देख रहे हैं सर, तो सही खर्चा को छांटेंगे कैसे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से गौर कीजिएगा, मार्केट से लेके फैक्ट्री तक, देखिए फैक्ट्री को हम घेर रहे हैं। मार्केट और फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा, हमको उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मार्केट और फैक्ट्री में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा को आपको मानना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और गोदाम में, शोरूम में, ऑफिस में जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, इस सारा पॉइंट को आपको मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम मिला रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए बारीकी से।
क्या बोले, गोडाउन में, शोरूम में और ऑफिस में, ये तीनों जगह जो आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको मानना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये समझ में आपको आया? और मार्केट और फैक्ट्री में जो खर्चा करेंगे उसको डायरेक्ट मानेंगे। अब डायरेक्ट भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें दो एक्सपेंस होता है। उसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहां देखिए, यहां पे एक होता है नॉर्मल, होता है नेचर का होता है, ये नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस होता है। एक होता है यहाँ पे अब नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस होता है। आप इससे पहले फॉर्मेट दिखाए थे, तो ट्रेडिंग में क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस था, और पीएल अकाउंट में क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। तो समझ में आ गया। लेकिन हम क्या बोले, मार्केट और फैक्ट्री में जो भी लगे एक्सपेंस हो रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस का भी दो पार्ट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक अबनॉर्मल होता है। अब बात उठा कि नॉर्मल किसे कहते हैं, अबनॉर्मल किसे कहते हैं। नॉर्मल ये होता है जो हम बिजनेस करते हैं उसमें भी वो खर्चा होगा, आप बिजनेस करेंगे आपको भी खर्चा होगा, कोई और बिजनेस करेगा उसको भी खर्चा होगा। लेकिन अब नॉर्मल लॉस है जो सभी को नहीं होता है और सभी चाहता भी नहीं है, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं अब नॉर्मल। ऐसा कौन सा एक्सपेंस है, बताओ। मेरा एक स्टाफ ने चोरी कर लिया, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। क्या आप चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं, कोई चाहता है, लेकिन लॉस तो हो गया ना। तो ऐसे हमें क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ऐसे खर्चा को अब नॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंस का ही है, फैक्ट्री में ही माल पार कर दिया, अब जेब में रख लिया, झोड़ा में ले लिया, कहीं लेके चला गया, तो फैक्ट्री से ही माल पार कर दिया। तो फैक्ट्री हम क्या बोले थे मानने के लिए आपको, फैक्ट्री बोले थे आपको सर अब नॉर्मल मानिए, सर फैक्ट्री को डायरेक्ट इसमें मानिए। और डायरेक्ट में क्या, अब क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेरे वजह से नुकसान तो नहीं हुआ, किसी स्टाफ की वजह से नुकसान हो गया। मान लीजिए किसी स्टाफ के केयरलेस के कारण, किसी वर्कर केयरलेस के कारण लॉस बाय फायर, आग से माल नुकसान हो गया, लॉस हो गया, माल जल गया, ठीक है। तो क्या ये चाहते हैं हम कि माल आग से जल जाए, आप चाहते हैं, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तो ऐसे खर्चा एक्सपेंस में तौर में काउंट करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट था, लेकिन नॉर्मली नहीं, अब नॉर्मली हो रहा है। ये सामान्य बात नहीं, कभी काल हो जाता है, आपके साथ हो जाएगा, कभी मेरे साथ हो, किसी और के साथ हो जाएगा। हर एक बिजनेस वाले का ये खर्चा नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल खर्चा जो है हर एक बिजनेस वाले को माल परचेज करके लाना पड़ेगा, और वर्कर को पैसा देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, कैरेज देना पड़ेगा। ये सब तो नॉर्मल है सर, बिजनेस चलेगी तो सब खर्चा तो करना आम बात है, खर्चा करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये चाहते हैं आप, ये आप भी नहीं चाहते, हमने से कोई भी नहीं चाहते। तो ऐसे खर्चा को आप बोलेंगे अब नॉर्मल। जो खर्चा बिजनेस का नेचर ही है उसमें करना ही पड़ता है, कंपलसरी है, ऐसे को बोलते हैं नॉर्मल। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का दो पार्ट, नॉर्मल अब नॉर्मल। नॉर्मल को ट्रेडिंग में दिखाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होके डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा और ट्रेडिंग में अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये अब नॉर्मल है, ये कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और पीएल अकाउंट में ये जाएगा। जो आपको फैक्ट्री मार्केट का खर्चा हो, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में हो, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं, नॉर्मल हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही मान के ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर देना है आपको। और डायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन अब नॉर्मल है, सामान्य बात नहीं, अनहोनी से हो गया ऐसा, ऐसे खर्चा को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे। उसको मान के ही, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है लेकिन आपको मानना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको मान के क्या करना, पीएनएल अकाउंट में शिफ्ट कर देना। तो समझ में आ गई बात। तो आप इतना मत रटिएगा, किताब में भी लिखा है, बहुत बच्चा भी कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आप देख लिए ना, डायरेक्ट एक्सपेंस का भी कोई दो पार्ट बनता है। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल वाला पार्ट ही ट्रेडिंग में जाता है सिर्फ, अब नॉर्मल वाला पार्ट ट्रेडिंग नहीं जाता है। ये डायरेक्ट है लेकिन इसको हम ट्रीट क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मान के पीएनएल अकाउंट में यानी लाभ हानि खाता में आप शिफ्ट कर दोगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं, नोट करोगे आप लोग, इसमें से देख लोगे। देखिए इसमें आपका बहुत सारा एक्सपेंस क्या लग रहा होगा कि सर मार्केट में भी खर्चा हुआ, फैक्ट्री में भी हुआ, गोदाम में भी हुआ, शोरूम में हुआ, ऑफिस में भी हुआ। तो इस एक्सपेंस को हम कैसे छांटे, तो कुछ पॉइंट आपको हम दिखाते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, यहां आप लेते हैं रेंट ऑफ फैक्ट्री, यहां पर लिख देंगे रेंट ऑफ ऑफिस या शोरूम बोल दें यहाँ पे,
या गोदाम बोल देंगे। आप तीसरा पॉइंट इसका एक लेते हैं, सिर्फ रेंट लिख दें। क्या समझे? रेंट हम 3 को लिखे, रेंट ऑफ फैक्ट्री लिखे तो सर पता चल गया ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है सर। रेंट ऑफ फैक्ट्री लिखा हुआ तो पता चल गया ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट ऑफ ऑफिस या शोरूम या गोदाम लिखा था सर पीएल अकाउंट में जाएगा। अब ओनली फॉर रेंट रहे तो कहां जाएगा? एक समस्या आपको ये खाड़ करेगा कि रेंट तो यहाँ पे सर फैक्ट्री में हुआ था, गोदाम में भी हुआ था, शोरूम में भी हुआ था, ऑफिस में भी हुआ था। इस रेंट को हम कहाँ ट्रीट करें, क्या माने, डायरेक्ट एक्सपेंस माने कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने, ये समस्या आपको है। इसी तरह आपका ये भी हो सकता है, एक और लेते हैं, रेंट हटा देते हैं यहाँ पे, वर्कर ऑफ हम यहाँ पे फैक्ट्री लिख देते हैं। दूसरा ऐसी क्या लगता है, वर्कर ऑफ लिख देते हैं, ऑफिस लिख देते हैं, या शोरूम बोलिए या गोदाम बोलिए, और यहीं पर सिर्फ लिख देते हैं वर्कर। तब कहां लिखेंगे सर? ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये कहां जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक, बस इसको कहां लिखेंगे, ये आपका समस्या यहाँ पे है। और एक लिखते हैं यहाँ पे, फिर लिखते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते फैक्ट्री। तब कहा लेंगे सर? फैक्ट्री लगा दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर। अगर यहाँ फिर लिख दे यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ, यहाँ पे हम ऑफिस लिख दे तो आप समझ गए सर पीएल अकाउंट में जाएगा सर। अब फिर यहाँ पे हम इंश्योरेंस लिख दे, अब कुछ भी ना बताए यहाँ पे, तो फिर यहाँ समस्या खड़ा हो गया सर। इंश्योरेंस कहाँ दिखाएंगे? सही तो बहुत जगह हुआ सर, फैक्ट्री में भी इंश्योरेंस कहाँ रखे आप? तो आप यहाँ पे इस बात पर ध्यान देना है कि एक देखिए यहाँ पे मार्केट और फैक्ट्री दो जगह हम खर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे रेंट देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह खर्चा हो रहा है। तो 3 जगह खर्चा को हम क्या मान रहे हैं? इंडायरेक्ट मान रहे हैं। तो जब रेंट की बात हो, आप बताइए ये 2 जगह बने, एक जगह में ज्यादा खर्चा होगा, 3 जगह में ज्यादा खर्चा होगा? सर 3 जगह में ज्यादा खर्चा होगा। जब 3 जगह में ज्यादा खर्चा होगा तो इंडायरेक्ट मानिए ना उसको। जब इंडायरेक्ट मानेंगे तो आपको क्या करना होगा? रेंट को पीएल अकाउंट में डालना पड़ेगा। जब नहीं पता हो इस तरह से डिसाइड करेंगे। वर्कर, आप देखिए वर्कर सब ज्यादा कहां लगने पड़े? ऑफिस में सर 1 से 2 वर्कर से काम मेरा चल सकता है, शोरूम में 1 से 2 से काम चल जाएगा, या 4 रखना पड़ेगा, गोदाम में 5 से 6 से काम चल जाएगा। लेकिन फैक्ट्री में क्या होगा? आपको वहां पे तो चाहिए आपको 10, 20, 50, 100 चाहिए, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग काम ही हो रहा है, वहां पे तो ज्यादा वर्कर चाहिए। आप बताइए वर्कर में सबसे ज्यादा खर्चा मुझे कहाँ करना पड़ेगा? सर फैक्ट्री में। तो वर्कर सभी जगह है, लेकिन वर्कर के साथ कुछ जोड़ा नहीं है इसमें, क्या फैक्ट्री का क्या ऑफिस का है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि वर्कर सबसे ज्यादा फैक्ट्री में काम करता, पेमेंट भी वहां सबसे ज्यादा खर्चा करना, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे अकाउंट में क्या वर्कर को ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट मानेंगे, यानी इसको क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग अकाउंट में इसको शिफ्ट कर देंगे। जब आपको डिसीजन लेने के बारे में बोले तो एक कैरेज था, अगर यहाँ इंश्योरेंस की हम बात क्लियर कर लेते पहले। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री लिखा है तो समझ गए फैक्ट्री का है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट लिख देते हैं। अगर मेरे पास इंश्योरेंस ऑफिस है, ऑफिस एक्सपेंस है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ऑफिस का तो जानते हैं, इंडायरेक्ट मान लेंगे, उसको पीएल अकाउंट में शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस लिख देगा, तब आप कहां करेंगे? ना फैक्ट्री ना ऑफिस लिखा हो। तो फिर यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस हम सिर्फ फैक्ट्री में कहा रखे और मार्केट में इंश्योरेंस तो होता नहीं फैक्ट्री में। तो ये दोनों पार्ट को हम इंडेक्स में मान लिए थे। गोदाम को, शोरूम को, ऑफिस को जो इंश्योरेंस करा के रखे, तो क्या लगा इसमें ज्यादा खर्चा होगा कि इसमें ज्यादा खर्चा होगा? आपको सर 3 जगह इंश्योरेंस कराएंगे तो ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, और 3 ही जगह खर्चा को हम मानते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके मतलब ये पॉइंट कहां चला जाएगा? अपने आप पीएल अकाउंट में जाएगा। बोले तो जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो P&L अकाउंट का पार्ट बनेगा, उसका ही भाग बनेगा, उसका ही एक्सपेंस माना जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ऐसे कंडीशन, इंश्योरेंस में कुछ ना लिखा हो तो समझ जाइए इसके मतलब है इंडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है और ये P&L अकाउंट में शिफ्ट होने वाली बात। और इसी तरह से हम लेते हैं, आपको ये चीज को अपने आप में दिमाग में एनालिसिस करना पड़ेगा कि किसको कहां देना है, और नहीं तो फिर बता ही दिए किताब में तो दिया है, उसको रटिए, और रटने से आपकी काम बनने वाला नहीं है। परीक्षा में एक भी पॉइंट बाहर हो गया आप वहीं फंस जाएगा, सवाल वहीं छोड़ना पड़ जाएगा आपको। ये तो ये हो गया। अब रियल लाइफ में भी जो काम करेंगे, फैक्ट्री में करें या
कंपनी में काम करे वहां पे एंट्री, लेजर, सब्सिडी बुक, कैश बुक और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वहां भी फाइनल अकाउंट तो वहां भी कैसे करेंगे आप? वहां भी तो पॉइंट तो रट के रखेंगे, लिस्ट लेके तो जाएंगे नहीं। क्या उसी लिस्ट में से आपका पॉइंट खर्चा होगा? कुछ भी खर्चा हो सकता है। आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा ये खर्चा क्या माने, ट्रेडिंग में दिखावे या पीएल में दिखावे। वो वहां पे आपका दिमाग वर्क करना चाहिए, न कि किताब काम करने वाले। किताब तो आपको एक प्रैक्टिकल तरीका दे सीखने का, न कि रियल लाइफ में वो चीज आएगा आपका, उससे थोड़ा सा चेंज तो जरूर आएगा आपका। किताब वाला बात पूरा थोड़ा ना आ जाएगा पूरा लाइफ में। तो ये क्या है, इसके सीखने का तरीका आपको एनालिसिस करना आपको आ जाना चाहिए कि कौन खर्चा को क्या मानेंगे। इससे सारा समस्या खत्म। न सवाल में दिक्कत होगा, न परीक्षा में दिक्कत होगा, न रियल लाइफ में दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पे इसीलिए बारीकी से बात को देखिए। तो ये बात समझ में आ गया। अगर हम यहां बोले कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड बोलेंगे और दूसरा हम बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड, और तीसरा हम बोले इसी को कैरेज बोले। देखिए हम तीन है, एक ही बात है, तीन तरीके से हम लिख दिए। कैरेज इनवर्ड, मार्केट से माल फैक्ट्री में इन करेगा, ये वाली खर्चा है, तो पता ही चल गया ना फैक्ट्री में जा रहा है, तभी इसको हम क्या करेंगे, इन वाले को ट्रेडिंग अकाउंट मान लेंगे। और जब ही बोला कैरेज आउटवर्ड, यानी फैक्ट्री के माल जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बन के तैयार हो गया, अब गोदाम में या शोरूम में पहुंचाना पड़ेगा आपको, तो दो दो जगह भाड़ा देना पड़ेगा। तो क्या आउट हो रहा है, यहाँ देखिए आउट हो रहा है, तो कैरेज आउटवर्ड हुआ। तो कैरेज आउट हुआ तो क्या हो गया, ये गोदाम का खर्चा यानी फैक्ट्री से बाहर निकालने का खर्चा है। तो फैक्ट्री से बाहर निकालेंगे तो क्या जगह, गोदाम में जाएगा, और गोदाम का पार्ट क्या बोले थे, शोरूम का पार्ट क्या बोले थे, P&L अकाउंट में होगा। लेकिन यहाँ पे कैरेज ओनली फॉर कैरेज लिखा हो, या कॉटेज लिखा हो, या फ्लाइट लिखा हो, या रेल भाड़ा लिखा हो, ऐसे कंडीशन में क्या मानोगे आप? एक बात बताओ, हम जो फैक्ट्री बैठा है, अब मार्केट है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगर हम बिहार के हैं तो मुझे कुछ असम से मंगाना पड़ता है, कुछ बंगाल से माल मंगाना पड़ता है, कुछ केरला से माल मंगाना पड़ता है। तो कुछ रॉ मटेरियल जो आपके घर के बगल में नहीं मिल जाता है, दूर से लाना पड़ता है, ट्रक से लाना पड़ता है उसको। लेकिन आप जो फैक्ट्री जो गोदाम है तो इर्द गिर्द में ही होता है, शोरूम इर्द गिर्द में होता है, वहां भाड़ा एक्सपेंस बहुत कम लगेगा आपको। लेकिन वही जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सामान जो लाएंगे वो दूर से लाना पड़ता है फैक्ट्री तक, तो ज्यादा एक्सपेंस वहां पर होगा। तो जब सिर्फ ओनली फॉर कैरेज लिखा हो, फ्लाइट लिखा हो, रेलवे भाड़ा लिखा हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि मार्केट से फैक्ट्री में लाने का ही खर्चा है, इसमें ज्यादा एक्सपेंस यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और जब डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी बात आपका क्लियर हो, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। हम क्या बोले, सिर्फ कैरेज ही नहीं, कैरेज हो, कॉटेज हो, रेलवे भाड़ा हो, या फ्लाइट हो, इस तरह कोई भी खर्चा आपको लगे तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस मान के क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, मार्केट से फैक्ट्री में लाने में एक्सपेंस, ये भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्री के बगल में ही आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा। जहां फैक्ट्री बैठा वहां से दूर से माल लाना पड़ता है, फिर वहां बनाइए, आसपास में गोदाम रखते हैं, अब गोदाम में जाकर वहां पे शिफ्ट करते हैं, शोरूम में शिफ्ट करते हैं। अब सकते हैं माल वहां से उठा के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ज्यादा आपको भाड़ा देना होगा, वो दूर से लाना पड़ता है, किसी दूसरे स्टेट से लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गया। इसीलिए बहुत सारा खर्चा यहाँ पे है। अब हम मानते हैं यहाँ पे कोल, यहाँ पे बोले कोयला बोले, या गैस बोले, वाटर बोले। आप एक वैसे बताओ, कोयला जो होता है, गैस होता है, हीटिंग होता है, जो मशीन तक से हीटिंग होगा, क्या शोरूम हीटिंग होगा, क्या गोदाम में होगा? सर फैक्ट्री के पार्ट है सर, हीटिंग करेंगे, कोल लगेगा आपको, वाटर लगेगा, पानी ज्यादा कहाँ लगा, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ वहां ज्यादा पानी लगेगा, साफ सफाई वहां ज्यादा करना पड़ेगा, कचरा वहां ज्यादा फैलेगा। तो ऐसे खर्चा को, वाटर को, कोल को, गैस को, इसमें कहा, इसमें भी खर्चा होगा 9 के बराबर, बहुत कम, लेकिन यहाँ तो चाहिए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मार्केट और फैक्ट्री में जो खर्चा आपको ज्यादा लग रहा है, पकड़ लीजिए उसको डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस को मान के क्या करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट कर देना है। आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको फैक्ट्री में भी लगेगा, गोदाम में भी लगेगा, शोरूम में भी लगेगा, ऑफिस में भी लगेगा। गोदाम में इलेक्ट्रिसिटी, गोदाम में देखिए, यहाँ पे गोदाम है, शोरूम है, ऑफिस है, 3 जगह आप बिजली लगाएंगे, इसका बिल यहां ज्यादा आएगा, फैक्ट्री से कहीं ज्यादा आएगा। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, पे कोयला भी लग रहा है, गैस भी लग रहा है सर, बिजली भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, ऑफिस में कोयला का इस्तेमाल करिएगा, वहां पे गैस लगाइएगा,
वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहां पे लाइटिंग का कमांड होता है, लाइटिंग से वो चमकता है, सीसीटीवी कमांड लगाना है, कंप्यूटर चलाना है, कोयला से चलाएंगे क्या? ये सारा चीज आपको क्या लग रहा है, आपको समझ में आएगा ना? ये सारा खर्चा कहाँ का लग रहा है सर? जब ये गोदाम का, शोरूम का, ऑफिस का खर्चा होगा, यहाँ बिजली ज्यादा लगेगा, यानी इस खर्चा को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के क्या करना, P&L अकाउंट में यानी पीएल अकाउंट में, लाभानी खाता के डीआर में शिफ्ट कर देना, लिख देना। तो ये भी बात क्लियर हो गया। तो इसी तरह से पॉइंट को छांटने का तरीका, आपको चूज करने का तरीका आना चाहिए, और इसी से सारा समस्या खत्म हो जाता है। इसमें और कोई पॉइंट देख लेते हैं जो ऐसा खर्चा है, तो हमने पूरा पॉइंट को कवर कर लिए। इसी तरह से पॉइंट को आपको छांटना चाहिए। ये क्या करना, मोस्टली आपको क्या करना है, 5 भाग में बांट दिए, मार्केट और फैक्ट्री। ये क्या आपका है, इसका जो होगा एक्सपेंस को ट्रेडिंग एक्सपेंस मानेंगे, गोदाम, शोरूम, ऑफिस के खर्चा को क्या मानेंगे, इसको खर्चा को मानेंगे आप इनडायरेक्ट ट्रेडिंग दिखाएंगे। और एक बात बताते हैं, अब मेरे पास खर्चा आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस। मान लीजिए यहां सेलिंग एक्सपेंस मेरे पास है। अब बताओ इसमें क्या आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्या फैक्ट्री में सेलिंग हो रहा है क्या? सेलिंग तो सर शोरूम में होगा सर, तो सेलिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? जब ये शोरूम का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया, और कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। अब बताओ यहाँ पर डिस्काउंट हम लिखते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं लिखा, डिस्काउंट लिखा हुआ। अब बताओ डिस्काउंट कहां दोगे? फैक्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना फैक्ट्री में, सर डिस्काउंट तो देंगे शोरूम में, ऑफर निकालेंगे, छठ पूजा का धमाका, लक्ष्मी पूजा का धमाका, ये धमाका निकालते रहेंगे। तो डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? कस्टमर को बढ़ाने के लिए। ये खर्चा कहाँ? ऑफिस का, ऑफिस से निकालेंगे और शोरूम में पढ़ा पड़ेगा, मान इसी इर्द गिर्द में खर्चा होने वाली है, माने शोरूम में आपको देना होगा। ऑफिस से तो आइडिया निकालेगा ना, खर्चा तो आपको कहाँ होगा? शोरूम से। तो शोरूम में जब ये हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो शोरूम बताए थे, गोदाम, शोरूम, ऑफिस, ये 3 में लगे आप खर्चा हो, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के क्या करना, P&L अकाउंट में। अब बात हम विज्ञापन करेंगे, प्रचार प्रसार, पोस्टर लगाएंगे, ऐड निकालेंगे, ठीक है, सलमान खान के देंगे ऐड करो भाई मेरा सामान का, शैम्पू लगाओ, कूदो तुम भी। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ये एडवर्टाइजिंग बोलेंगे, कहां पे होना चाहिए सर? शोरूम में इसलिए करेंगे कि इससे मेरा होगा बिक्री बढ़ेगा ना, जितना हम आदमी की जानकारी पहुंचेगा उतना सामान में बिक्री होगा। तो ये खर्चा कहां लग रहा? शोरूम में। तो शोरूम में अगर खर्चा होगा तो फिर बता दिया आपको, शोरूम का खर्चा क्या मानना है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, और उसको P&L अकाउंट डीएम शिफ्ट कर देना। तो ये बात इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको 5 पार्ट में हम बांटे हैं, जिसको 2 भाग में बांट दिए, मार्केट, फैक्ट्री, गोदाम, शोरूम, ऑफिस। ये सारा खर्चा को इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के P&L अकाउंट में शिफ्ट कर देना, और मार्केट और फैक्ट्री को एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग में शिफ्ट कर देना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 पार्ट हो जाता है, एक नॉर्मल, एक ऑबनॉर्मल। ऑबनॉर्मल होगा, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, उसको क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के, मतलब वो है नहीं, वो तो डायरेक्ट है, लेकिन मानना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो मान के क्या करना, आपको P&L अकाउंट में शिफ्ट कर देना। तो ये बात शायद हमको लग रहा है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसको समझने से आपका ये समस्या खत्म हो जाए, जो पॉइंट कौन कहां लिखे, आपको लग रहा है अभी खत्म हो गया, हमको लग रहा है ऐसा हो गया। अब सैलरी की हम बात करते हैं, अब चलिए हम सैलरी लेते हैं। आपको क्या लग रहा है सैलरी कहां होना चाहिए बताइए? अगर हम सैलरी आप यहां बोल दे, फैक्ट्री बोल दे, तो हम क्लियर ही कर दिए कि फैक्ट्री या ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर यहां पे हम यहां लिख दे सैलरी, लिख दे सैलरी ऑफ ऑफिस, लिख दे या शोरूम लिख दे, तो समझ गए होंगे सर P&L अकाउंट, क्योंकि आप बोले हैं अभी जस्ट, गोदाम का, शोरूम का, ऑफिस का जो भी खर्चा करेंगे क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो P&L अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ओनली फॉर हम सैलरी लिख दे, सैलरी, अब कुछ भी वर्ड ना जोड़े। आप बताओ क्या फैक्ट्री में सारा मैनेजर वहीं जाकर बैठेगा क्या? सब MBA करके वहीं जाकर करने के लिए क्या है? वहां पे तो वर्कर ज्यादा होगा, मैनेजर 1-2 रखने से काम चल जाएगा। लेकिन ऑफिस में, शोरूम में सब पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, नहीं तो उसको किताब वहां सामान पढ़ने ही नहीं होगा, तो सामान पढ़ के कैसे देगा? कोई आदमी हिंदी इंग्लिश में बोल देगा तो बोले नहीं पाएगा, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा आपको रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्री में कुछ कारीगर रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पढ़ा लिखा बंदा यानी स्थायी रूप से काम करेगा, अस्थायी रूप से काम करेगा, तो सैलरी चाहिए उसको। तो सैलरी आपको क्या हो गया, सॉरी सैलरी लग रहा है ऑफिस में होगा या तो शोरूम में होगा, गोदाम में सही आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आपको शोरूम में, ऑफिस में तो बड़ा पढ़ा लिखा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैलरी पेमेंट इसी के बीच में ज्यादा होने वाला है। यहाँ भी सैलरी पेमेंट करेंगे, बट यहाँ पे ज्यादा पेमेंट होने वाला है आपको।
तो जब इसका पार्ट ज्यादा लग रहा है तो सैलरी का आप क्या मानिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के पीएल अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिएगा। तो बहुत सारा पॉइंट को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कौन पॉइंट पे क्या मानना। अगर ये तरीका सीख गए आप तो लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब चाहे सवाल बनाने में भी, और सवाल भी बनाना बहुत इजी पड़ेगा, परीक्षा में कोई पॉइंट पर लेगा तो आपको रटने की समस्या नहीं, आप खुद निपटा देंगे उसको, और रियल लाइफ में तो आप कर ही लेंगे। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था फाइनल अकाउंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इग्नोर मारिएगा, समझिए आपका कॉमर्स इग्नोर मारा गया, तो इसके बिना कॉमर्स में कहीं भी वर्क भी नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको। तो आज से ये समस्या आप लोग को लगता है आप लोग समझ गए होंगे, खत्म हो जाएगा। तो आप इसका कंसेप्ट समझा दिए फाइनल अकाउंट का, और इसको इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर चैप्टर का क्या करेंगे, कंसेप्ट आपको बना के वीडियो डाल देंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है कमेंट करिएगा, उसका हिसाब से आपको जवाब दे देंगे। इसमें कहीं समझ में दिक्कत है तो नेक्स्ट वीडियो बना के इससे भी बेहतर आपको, इसमें जो टॉपिक आपको समझ में जो दिक्कत होगा उसको रिपीट हम करके फिर से समझा देंगे। इसको लाइक शेयर भी कर दिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब कब के लिए धन्यवाद।